जय हिंद प्यारे बच्चों। रोज की तरह आज भी आपको जो है 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के। आज मेरे हाथ में ये प्री बोर्ड का पेपर है जो कि सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 दिए हुए हैं, एक एक करके क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं। जैसा मैं हर सेट में अपने आपको कहा हूं कि आपके फिजिक्स के 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन और बायो के 7 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं ओएमआर सीट पर। ओएमआर सीट को भरना भी मैंने सिखाया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। किसी दर्पण से, पहली बात तो दर्पण अंडरलाइन आप कर लेंगे कि दर्पण के बारे में पूछ रहा है, से आप चाहे कितना ही दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा, यहां पर इसको आप सर्किल कर लेंगे, प्रतीत मतलब कि आभास होता है। आभासी प्रतिबिंब कहां पर बनता है? एक तो समतल में बनता है और एक उत्तल दर्पण में बनता है। तो यहां पर जो डी ऑप्शन दिख रहा है ये सही हो जाएगा। समतल ये भी सही है, ये भी सही है। और ऑप्शन 4 चौथा दिया हुआ है क्या? या तो समतल या तो उत्तल। और अवतल में बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आप लोगों को केसेस पढ़ाए गए हैं कि जो है 5 केसेस में आपको उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यहाँ पर लेकिन ऑप्शन क्या पूछ रहा है? सीधा। छठवां जो केस है, आप जब पढ़ते थे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब आभासी बनता था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछ क्या रहा है? फोकस को समायोजित, निकट दृष्टि, पास वाली चीजें बिल्कुल नहीं। यहाँ पर असमंजन जो क्षमता होती है वो क्या करती है? समायोजित करती है। आंखों की जो असमंजन क्षमता है वो समायोजित करती है। जब पास वाली जब कोई वस्तु हमारे पास होती है तो पुतलियां हमारी क्या होना शुरू हो जाती है? सिकुड़ती है। जब हम लोग क्या करते हैं, आसमान को देखते हैं ऐसे, तो हमारी पुतलियां क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? समायोजित क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लगेगा? असमंजन क्षमता, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और ये तीसरा क्वेश्चन जो आपको मेरे सेट नंबर जो मैंने सॉल्व कराया है वहां पर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वैल्यू जो है उसने चेंज कर रखी है और कह रहा है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को, कोई प्रतिरोध R का कोई टुकड़ा है, ये आप समझिए, इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया गया। एक कोई प्रतिरोध तार था, इसको 1 2 3 4 5, एक भाग ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां भाग ये हो गया, बांट दिया गया। अब जाहिर सी बात, इसकी जो प्रतिरोध क्षमता हो गई होगी क्या होगी? बराबर भागों में तो R/5, 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 R/5 और R/5। आगे पढ़ते हैं। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में समायोजित कर दिया गया। पार्श्वक्रम में जो जोड़ दिया गया, तब इनके जो समायोजन तुल्य प्रतिरोध है, मतलब कि जो टोटल प्रतिरोध है वो R' हो जाएगा। तो R' की वैल्यू आप पहले निकाल लो। तो R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 और प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, 5 बार हो गए। अब जब आप जोड़ोगे, एलसीएम करोगे, तो ये जो है आपको 5 बार ये मिलेगा। R जो है एलसीएम हो जाएगा 1/R', तो R' का मान क्या मिल जाएगा? R/5 हो जाएगा। फिर सवाल में कह रहा है कि R/R का मान, R' का मान बताइए। तो R का मान R रख दीजिए, R' का मान क्या है आपके पास? R/5। तो ये 5 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 5 जब ऊपर जाएगा तो यहां पर देखें एक चीज और, ये 5 कहां जाएगा? 5 10 15 20 और 25, यहाँ पर वैल्यू आई है 25, ये 25, तो ये 25 ऊपर चला जाएगा। R क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे। तो R/R' का मान क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और यही आपसे आंसर पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, 1/25 दिया है, 1/5 दिया है, 5 दिया है, 25 दिया है, तो 25 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये उम्मीद करिए आपको बोर्ड पेपर में भी मिलेगा। बोर्ड पेपर में ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कह रहा है कि एक बल्ब है, विद्युत बल्ब है, एक यहाँ पर कोई बल्ब है और इस बल्ब पे लिखा है 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ दें। ये जो बल्ब है इसको क्या कर दीजिए आप? किसी ऐसे स्रोत से जोड़ दीजिए जहां पर आपको विभव का मान कितना देना है? 110 वोल्ट देना है। तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति का मान बताइए, P का मान बताना है। यहाँ पर आपने पढ़ा है P बराबर 20। ऑप्शन देख देता हूं आपको। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 100 वाट, दूसरा ऑप्शन है 75 वाट, तीसरा ऑप्शन है 50 वाट और चौथा ऑप्शन है आपको 25 वाट। V² बाई R पढ़ा है आपने,
यहाँ पर तो आर की वैल्यू दी नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ से आर का मान आप निकाल लें, इस बल्ब का प्रतिरोध निकाल लें, तो यहाँ पर वी स्क्वायर बटे पी हो जाएगा। तो वी का मान कितना है 220 का स्क्वायर है तो 2 बार 220 और पी का मान कितना है यहाँ पर है 100, तो ये वैल्यू कटेगी, यहाँ पर 484 आएगा गुणा करने पर। और जब आर का मान पता चल गया तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कितना पावर होगा पी डैश निकालना है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, और इसके विभव का मान कितना दिया 110 गुणे 110 बटे यहाँ पर आर का मान दिया है 484, और जब इसको आप काटेंगे तो 25 वाट आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीका का पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आप लोग इसको ध्यान से करके जाइएगा बोर्ड पेपर में अपने। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये भी क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन सेट में मेरे अभी मिल जाएंगे आपको, आप कोई भी सेट उठा के देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, सारे सेट आप कर लीजिएगा, उससे बाहर के कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन कराया गया है, विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति है, विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति, तो सबको पता है ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा सी डी। यहाँ पर विद्युत धारा को किसमें मापते हैं हम लोग, एम्पियर में मापते हैं, तो सॉरी एम्पियर उसका मात्रक है, युक्ति क्या है अमीटर है, जबकि विभव को मापने के लिए क्या यूज करते हैं वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है अमीटर वो सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया था जनित्र, दूसरा ऑप्शन दिया था गैलोनोमीटर, तीसरा ऑप्शन अमीटर, चौथा दिया था मोटर, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा अमीटर सही हो जाएगा। अगर वोल्ट मीटर दिया होता तो यहाँ पर आपसे पूछता विद्युत विभव को मापने वाली युक्ति का नाम बताएं, तो वहां पर आपके लगाते वोल्ट मीटर लगाते। अब क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें आपसे, तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ये कोई वायर है और इसमें मान लीजिए धारा बह रही है, तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दूसरा ऑप्शन है यहां पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, तीसरा ऑप्शन है बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और चौथा ऑप्शन है यहां पर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठे का नियम। तो अगर कोई वायर है, देखिए यहां पर मान लीजिए धारा बह रही है आई, तो क्या करते हैं यहां पर हम लोग अंगूठे से ऐसे पकड़ लें इसको, अंगूठे की दिशा में धारा को रख दीजिए, धारा की दिशा में अंगूठे को रख दीजिए, तो ये जो उंगलियां हैं इनका जो घुमाव आपको दिख रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। मतलब अगर यहां पर बात करें तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे मिल रही है क्लॉकवाइज ना मिलकर एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है। अगर धारा की दिशा इस साइड में ऐसे होती और तब हम यहाँ पर रखते हैं ऐसे ऐसा करके, तो हमें क्या मिलता, यहाँ पर धारा की दिशा जो है नीचे की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाती क्लॉकवाइज हो जाती। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पर ऑप्शन तो ये सही हो जाता डी, पहले ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। मैंने अपने लेक्चर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम और बताया बाएं हाथ के अंगूठे का नियम कुछ होता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन की आप बात ही ना करिए। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य दृष्टि की के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर जानना होगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सामान्य दृष्टि के लिए हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग जैसे आपके सामने ये पेपर रखे हुए, ये 25 सेंटीमीटर अगर रहेगा दूर तो ये हमें आसानी से सही से दिखेगा, ठीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, हमें 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मैक्सिमम दूरी क्या होती है अगर पूछता तो अनंत दूरी। स्पष्ट दृष्टि आप कितना देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, इसके पास ऐसे आप लेकर आएंगे तो दिक्कतें होंगी आपको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया है 25 मीटर, दूसरा दिया है 2.5 सेंटीमीटर, तीसरा दिया है 25 सेंटीमीटर, तो और चौथा दिया है 2.5 मीटर। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर सी ऑप्शन सही हो जाता। जिन लोगों के हाथ में पेपर है वो टिक लगा सकते हैं अपने। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच, शुद्ध जल का पीएच मान, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 14। पीएच के बारे में मैंने बढ़िया से बताया आपको, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, किसने खोज की, सोरेनसन ने खोज की। इसकी परिभाषा क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ कंसंट्रेशन आयन इज कॉल्ड पीएच। ऋणात्मक
H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। मैंने अपने लेक्चर में पीएच और ओएच में क्या संबंध है वो भी बताया है। पीएच से कई सवाल लगाए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहां पर वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। फिर यहां बात करते हैं पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 से कम अगर पीएच का मान है तो वो पदार्थ कैसा होता है हमारा? अम्लीय। अगर 7 है तो उदासीन, और 7 से 14 के बीच में है तो 7 से ज्यादा है तो वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? वो उदासीन होता है, और 7 इसका मान ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि BaCl2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। 9 नंबर क्वेश्चन है BaCl2 प्लस H2SO4, और ये बन रहा है दोनों आपस में अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2HCl, ये बना रहा है और पूछ रहा है आपसे ये कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है निराकरण, निराकरण। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अवक्षेपण, अवक्षेपण, और चौथा ऑप्शन कह रहा है नन। तो बच्चों याद कर लो, अगर ये यहाँ पर एक ऑप्शन बनता द्वि विस्थापन अभिक्रिया तो और भी सही हो जाता। तो लेकिन यहाँ पर क्या है? अवक्षेपण, यहाँ पर अवक्षेप बनते हैं तो यहाँ पर जो है ये क्या सही हो जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको पढ़ा है, और वो क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ? सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक की खोज हुई? खोज हुई। और पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और तीसरा ऑप्शन है यहां पर शर्करा, और चौथा ऑप्शन है यहां पर ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो बात करते हैं सर्वप्रथम पहले कार्बनिक यौगिक की खोज किसकी हुई थी? यूरिया की हुई थी। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है? इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। मॉलिक्यूलर वेट भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, निकालने को आप लेक्चर में मेरे देख सकते हैं। और इसकी जो खोज की थी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम होलर था। होलर, होलर आप लोग याद करिएगा 1828 में इन्होंने क्या किया था? खोज की थी। और जो वाइटल फोर्स थ्योरी के लिए यूरिया जानी जाती है, यूरिया की खोज के लिए, ठीक है, तो उन्होंने बताया था वहां पर चीजों को। अब अगला क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री से कि एल्केन, अगला क्वेश्चन है एल्केन, अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, एल्केन का सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र आपको बता देते हैं। ऑप्शन पहला है CnH2n + 2, दूसरा ऑप्शन है CnH2n - 2, तीसरा ऑप्शन है CnH2n, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर CnH2n + 2 + 4। ठीक है, तो एल्केन के लिए क्या सही होगा? CnH2n + 2। अगर एल्कीन होता तो आप लोग नोट कर ले यहाँ पर CnH2n, और एल्काइन होता तो, एल्काइन होता तो यहाँ पर CnH2n - 2। ये तीनों फॉर्मूले पढ़कर जरूर जाइएगा, पूछे जरूर जाएंगे, ये नोट कर ले आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन है आपका सिनेबार, सिनेबार का सूत्र। बढ़िया सा क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है यहाँ पर HGS, दूसरा ऑप्शन है HGO, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर CuFeS2, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर CuCO3, CuCO3। तो सिनेबार यहाँ पर HGS ऑप्शन लगेगा। ये कॉपर पायराइट है, कॉपर यहाँ पर पायराइट का फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है पेपर में, तो यहाँ पर आप लोग सिनेबार फॉर्मूला लगा लीजिए। सिनेबार का फॉर्मूला HGS होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 13 पर, और 13 नंबर क्वेश्चन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन कि कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है जो आपके पेपर में दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 4 बनाया गया है, तीसरा ऑप्शन 3 बनाया गया है, और चौथा ऑप्शन जो बनाया गया है वो बनाया गया है 5। तो कार्बन की संयोजकता, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर हम कहां पर पहुंच गए? बायो में पहुंच जाएंगे, और बायो के सेक्शन से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि क्या क्या पूछे गए हैं। बायो में क्या पूछा गया है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आप देखें, कह रहा है सूचनाओं के चालन के लिए, सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर इंग्लिश में जो कह रहा है, फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन
स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर फाउंड इन, स्पेशलाइज्ड विशिष्टीकृत का मतलब क्या हुआ, स्पेशलाइज्ड ऊतक टिश्यू पाए जाते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए क्या पाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर पादप में, दूसरा ऑप्शन है जंतु में, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर दोनों बोथ, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर गन। तो बच्चों क्या जानते हैं, सूचनाओं के वहन के लिए जंतुओं में स्पेशल टाइप के ऊतक पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल के नाम से जानते हैं। नर्व सेल जिसकी यूनिट सेल क्या है, न्यूरॉन है, और ये सबसे लंबी कोशिका होती है। जब भी आपसे पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका तो आप ऑप्शन क्या लगाएं, न्यूरॉन, और आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और यहाँ पर विशिष्टीकृत ऊतक तो किसमें पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है जो इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं, कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है मानव में या किसी भी जंतु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपको। 15 नंबर कह रहा है पुष्प के निम्न में किस भाग में जनन कोशिका है, पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं, किस भाग में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं या होती हैं, लिखा हुआ है होती हैं। पहला ऑप्शन ये दे रहा है यहाँ पर बाह्यदल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं, बाह्यदल। दूसरा ऑप्शन है पंखुड़ी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है पुंकेसर, जिसे इंग्लिश में स्टामेन कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है नन। तो आप लोग जानते होंगे बाह्यदल कोई भी जनन भाग है नहीं, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। पंखुड़ी ये भी नहीं सही है। तो पुंकेसर में क्या पाया जाता है, पुष्प के किस भाग में जनन कोशिकाएं, पुंकेसर में नर कण पाया जाता है जिसे हम परागकण कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। इस 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर मेलाटोनिन, और तीसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, और चौथा ऑप्शन है नन। तो यहां पर हार्मोन्स के बारे में दिया गया है। ऑक्सीटोसिन भी हार्मोन है, मेलाटोनिन भी हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन भी हार्मोन है, मेलाटोनिन भी हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी हार्मोन है। थायरॉक्सिन जो पाई जाती है हार्मोन, ये हमारे थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, तो यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है। तो ये क्या करता है, हार्मोन ऐसा है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा तीनों के मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है, उपापचय के लिए जिम्मेदार है। बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन से हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन की बात करिए, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ये मेलाटोनिन, ये जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो आप लोग देखते होंगे कि स्किन क्या हो जाती है ब्लैक कलर, उस समय ये हार्मोन हमें उनसे बचाते हैं, स्किन हमारी झुलसने ना पाए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं हम लोग। शुक्राणु का निर्माण होता है, बेटा याद करके जाना इनको, शुक्राणु का निर्माण होता है। जहां कहीं ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ए पहला ऑप्शन शुक्राशय में, दूसरा ऑप्शन है वृषण कोष में, और तीसरा ऑप्शन है शुक्रवाहिनी में, और चौथा ऑप्शन है वृषण में। तो आप लोग देखें शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। मेल में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राशय क्या करेगा, शुक्राणुओं को इकट्ठा रखेगा, थैली है ये। शुक्रवाहिनी क्या होगी, एक रास्ता है जहाँ से शुक्राणु जाएंगे। और वृषण कोष क्या है, वृषणों को जो सुरक्षित रखता है, वृषण के ऊपर जो है ये वृषण कोष पाया जाता है। तो यहाँ पर वृषण ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे टेस्टिस कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके लिए 18वां नंबर क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखते हैं इस क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे और क्या जानने की कोशिश कर रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ये अनुवांशिकता से है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं, गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। तो यहां पर पहला ऑप्शन है अपनी माता से, अपनी माता से। दूसरा ऑप्शन है अपने पिता से। तीसरा ऑप्शन है यहां पर दोनों से, ए एंड बी, दोनों से प्राप्त करेंगी। और डी ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो स्त्री हैं उनमें एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है? फीमेल में। और जो है एक्स वाई गुणसूत्र किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। मेल के लिए सिंबल हम लोग ऐसे दिखाएंगे, फीमेल के लिए ये। अब ये एक्स गुणसूत्र जो है महिलाओं में, जो एक्स गुणसूत्र है ये पुरुषों से भी आ सकता है और मां से भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, ये ध्यान रखिए। गुणसूत्र के बारे में जरूर पूछा जाता है। 1 मिनट में आपको गुणसूत्र समझा लेते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों गुणसूत्र हैं इन्हें हम लिंग गुणसूत्र के नाम से या सेक्स गुणसूत्र के नाम से या हेट्रोसोम्स के नाम से जानते हैं। जबकि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो महिला और पुरुष में समान होते हैं। महिला और पुरुष में कैसे होते हैं? समान होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? जिनको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि होमोलॉगस गुणसूत्र किसे कहते हैं? जिसे समजात गुणसूत्र कहा जाता है। तो 22 जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो समजात गुणसूत्र होते हैं, ये याद रखिएगा। गुणसूत्रों में विकार क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। ये आप लोग आगे जब 11th-12th में जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ये हो गया। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं आपके, उनको एक-एक करके हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं भाई। निम्न में से कौन उत्पादक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निम्न में से कौन उत्पादक है? कौन उत्पादक है? ये सेट नंबर 3 में या सेट नंबर 4 में मैंने इसके बारे में डिटेल समझाया है। पहला है ऑप्शन जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है हरे पौधे, और तीसरा ऑप्शन है कवक, और चौथा ऑप्शन है नन। तो आपको पिरामिड याद होगा, सेट नंबर 4 में ही बताया, याद आ गया। यहाँ पर सबसे जो नीचे है ये घास, पेड़, पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? उत्पादक। तो हरे पौधे सही हो जाएगा। ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ये ट्रॉपिक लेवल सेकेंड। यहाँ पर 10% एनर्जी फ्लो के भी बारे में मैंने वहां पर बताया है। तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ लगना था वो क्या हो गया? ये हरे पौधे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद दूसरा जो ट्रॉपिक लेवल सेकेंड के जीव होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और जो ट्रॉपिक लेवल सेकेंड के होते हैं, थर्ड के होते हैं, वो जो होते हैं वो इनको पौधों को भी खाते हैं और इन शाकाहारी जीवों को भी खाते हैं। तो इन्हें सर्वाहारी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद 20वां नंबर जो है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वृद्धि संदमन। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, वृद्धि संदमन। वृद्धि संदमन करने वाला पादप हार्मोन, करने वाला पादप हार्मोन है। पहला ऑप्शन है यहां पर एब्सेसिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, और तीसरा ऑप्शन है यहां पर ऑक्सिन, और चौथा ऑप्शन है यहां पर जिब्रेलिन। तो बात करते हैं, संदमन का मतलब होता है इनहिबिशन, इनहिबिट कर देना। क्वेश्चन इंग्लिश में कह रहा है प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ। रोक दे, पौधों की ग्रोथ को कौन रोकता है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन जो साइटोकाइनिन है ये तो पहचानी जाती है जो है कोशिका विभाजन के लिए। कोशिका विभाजन जब होता है तो वहां पर साइटोकाइनिन हार्मोन का उपयोग होता है। ऑक्सीजन पादप के हेड पर, ये पादप है, इसके तनु, ये जो हेड है यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। और जिब्रेलिन और ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए, समझ लीजिए आप ऐसे आसान भाषा में याद कर लीजिए कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि ये जो एब्सेसिक अम्ल है इसको हम एबीए के नाम से भी जानते हैं, और ये ऐसा हार्मोन है जो पादप की ग्रोथ को क्या कर देता है? रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? संदमन, वृद्धि संदमन। संदमन मतलब रोक देना, कम कर देना करने वाला पादप हार्मोन कौन है? एब्सेसिक अम्ल है, जिसको हम एबीए हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप एथिलीन एक हार्मोन पादप का होता है जो फलों को पकाने वाला हार्मोन है। इसके इन पादप हार्मोन की डिटेल वीडियो आपको अगर देखनी है तो आप मेरे लेक्चर में चले जाएंगे, वहां पर डिटेल मैंने इसके बारे में बता रखा है। अब जो है अगला जो सेट है हमारा वो 5वां
आने वाला है। आज के बाद 5वां सेट नंबर पड़ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको, मेरी ये लेक्चर जो ये समझाने का तरीका है, अगर ये अच्छा लग रहा है आप, तो सेट नंबर 5 पर जाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर ये मेरी लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो। धन्यवाद बच्चों।